अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है 11th चैप्टर रिसीवेबल्स। ठीक है। आप खुद बताएं, मतलब ये सारे चैप्टर्स आपने पीछे अच्छे तरीके से कवर किए हुए हैं, कोई भी न्यू चीज नहीं है। अगर न्यू चीज आई ना, वो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आते हैं जी, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है जी। कोई भी कैसी भी नेचर का कॉम्प्लेक्सेशन आई ना, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सर ये हमने पीछे नहीं पढ़ा था या आपने नहीं पढ़ाया हुआ था FA2 में। ठीक है, बहुत डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब आपको महसूस हो रहा है मेरी बातें? ठीक है। अब जिन्होंने जिन्होंने FA1 FA2, ठीक है, एज इट इज की हुई है जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है, अब उन वो अपना डिफरेंस यानी देख सकते हैं। ठीक है, कि अब ये F3 क्या है। 11th चैप्टर अभी तक आप पढ़ चुके हैं, 12th भी आगे पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताएं, ये 12th चैप्टर जो आपने पढ़े, एक चले इनटेंजिबल एसेट वाला, इनटेंजिबल एसेट वाला वो आपके लिए न्यू था थोड़ा सा। बाकी 12th में से 11th चैप्टर आप अगर काउंट करें, तो एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने इन दोनों में पढ़ा हुआ हो। यानी 50% सिलेबस आप कवर कर रहे हैं FA1 FA2 में से। अगर आपने ये दो अच्छे से की हुई हो, मैं गारंटी से कहता हूं ये 100% आपने की हुई हो। आप फर्स्ट 12th चैप्टर छोड़ भी दें, बिल्कुल ना पढ़े, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। 100% श्योरिटी से मैं यही कहता हूं ना, कि जो FA1 FA2 जिसको 100% तैयार हो, यानी जो 100 मार्क्स ले सके FA1 FA2 में से, बगैर पढ़े जाके F3 का पेपर दे, 50+ मार्क्स उसके आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये ऐसे ही नहीं कहता। ये आप भी देख लें, जिन्होंने FA1 FA2 डिटेल से और अच्छे तरीके से की हुई है, उनको खुद ये अंदाजा होगा। ठीक है। रिसीवेबल्स का चैप्टर, तो रिसीवेबल्स सेम एज इट इज आपने पढ़ा हुआ है। वही कैश सेल के क्या सबसे पहले एंट्री क्या होती, क्या सेल कैश पे हुई तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, अगर क्रेडिट पे हुई तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट ये आपने पीछे डिटेल से पढ़े हुए हैं, इरिकवरेबल डेट्स, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। फिर हमें क्रेडिट पे सेल्स करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारी कस्टमर लाइन इंक्रीज हो, मजीद कस्टमर हो, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो, कस्टमर के कि ये बिजनेस हमें उधार देता है, हम इससे ही लेंगे यार, ये हम पे ट्रस्ट करता है। ठीक है। इंक्रीज सेल करने के लिए यार उधार देंगे तो हमारी सेल इंक्रीज होंगी और रिकवर भी होंगी। फिर जो है हमें क्रेडिट एनालिसिस की जरूरत क्यों होती है, कि उधार जो है एनालिसिस उसका करें, कि मिसाल के तौर पर हम उन बंदों को उधार दें, पहले क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके उधार दें कि ये बंदा उधार के काबिल भी है कि नहीं, ये ना हो इसको दें तो अपना बिजनेस खत्म। ठीक है। दूसरे नंबर पे कि फॉलो अप करें, फॉलो अप करें कस्टमर्स को, कि देखें भाई किसका कितने अरसे में ड्यू हो रहा है। यानी इसका जो है 30 डेज का टाइम रहता है, इसका 20 डेज का रहता है, इसका 5 डेज का रहता है, उसको पूछें भाई कब पे कर रहे हो। ठीक है। तो फिर जो है ना, नेक्स्ट टाइम अगर कोई ना पे करे या लेट पे कर रहा हो तो उसके साथ मुख्तात रहें। ठीक है, जो आपको बताया सेम एज इट इज। ठीक है। फिर रिसीवेबल से जब रिकवर होते हैं तो वो एंट्री, फिर प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज हम क्यों देते हैं? ताकि न्यू मार्केट में इंटर हो, इंक्रीज सेल हो, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज हो, कॉस्ट क्या क्या हो सकती है। ठीक है। लॉस्ट इंटरेस्ट, यानी हमें कैश लेट मिले तो हम उस कैश पे अपना जो अर्निंग है वो लॉस कर सकते हैं। कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस में डिटीरियरेट, हम सेल तो कर रहे हैं, सेल तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमें कैश ही नहीं मिल रही है फायदा, तो हमारे बिजनेस का कैश फ्लो डिटोरियोरेट हो सकता है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम कैश पे चलता है। अब एम्प्लॉयज को कहते हैं यार तुम्हारे अकाउंट में पॉइंट्स ऐड हो रहा है, पॉइंट्स ऐड हो रहा है, ठीक है, तुम फिक्र ना करो, कंपनी के पास तुम्हारा पैसा रहता है। ठीक है। तो एम्प्लॉयज को हमने सैलरीज पे करनी है भाई, कैश नहीं होगी तो कैसे सिस्टम चलेगा? एम्प्लॉय तो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। फिर सप्लायर को देना है कैश, सप्लायर को नहीं देंगे तो वो कैसे सिस्टम चलेगा? अंडरस्टूड? देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ इरिकवरेबल डेट्स। इरिकवरेबल डेट्स का भी पोटेंशियल रिस्क है, जैसा कि कस्टमर पैसे ही ना दे वापस। एज रिसीवेबल एनालिसिस क्यों जरूरत होती है? कस्टमर को फॉलो अप करें। ठीक है। ऑर्डर बाय नेम, हाउ मच, हाउ मेनी कस्टमर्स, कब कब उसने देने हैं। ठीक है। क्रेडिट लिमिट्स भी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है अभी।
ठीक है, रिस्क दैट बिजनेसेस ऑफ इररिकवरेबल डेट बाय लिमिटिंग द अमाउंट सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, हर बंदे को एक क्रेडिट लिमिट में रखें, ठीक है, उसके बिजनेस की, उसकी अपनी ब्रांड वैल्यू के हवाले से। फिर जो है इररिकवरेबल डेट्स एंड अलाउंसेस। अलाउंसेस, ये दोनों में डिफरेंस दोबारा मैं बता रहा हूं। Irrecoverable debts occurs when we are 100% sure that the business is not able, ये customers is customer यानी business जो customer है is not able to pay our debt. For example, he is going to be bankrupt, he is in the liquidation phase, he is not able to pay our debts। ठीक है, वो हमारा डेट पे नहीं कर सकता। ठीक है, उसके सारा बिजनेस सेल हो जाने के बाद, लिक्विडेट हो जाने के बाद भी कोई कैश उसके पास नहीं बचेगी। तो उसने हमारा अगर 5 लाख देना है, तो वो 5 lakhs देन वी हैव टू राइट ऑफ फ्रॉम आवर अकाउंट्स एज इट इज इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल एज क्रेडिट। अंडरस्टूड? समझ आई? अकाउंट रिसीवेबल को रिमूव करना है, क्योंकि अब वो हमारे एसेट नहीं रहे, हम अब वो पैसे रिसीव नहीं कर सकते। दैट्स इट। अलाउंस क्या होता है? अलाउंसेस, फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ डाउट दैट person business is not going well, maybe it will liquidate, maybe there are chances of dispute between a customer and supplier। ठीक है, इनवाइस का डिस्प्यूट है, कस्टमर हमारा कह रहा है नहीं ये इनवाइस इतनी नहीं बनती है, फिर वो मनी पेंडिंग पे है, तो हमें भी फिर उस पर डाउट क्रिएट करना चाहिए। अलाउंस क्रिएट करते हैं हम उसके लिए। तो उसके लिए हम रिसीवेबल रिमूव नहीं करते, रिसीवेबल्स को रखते हैं। हमें यकीन होता है कि पैसे मिलेंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, हमें कुछ होप होती है, वी होप दैट वी विल रिसीव द मनी, बट वी आर नॉट 100% श्योर दैट मनी विल बी रिसीव्ड बाय अस। ठीक है, तो ये जो है ना डाउट हम फिर क्रिएट करवाते हैं, उसके लिए फिर इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट एंड देन अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, और जो है ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल जो है, ये नेट रिसीवेबल्स के फिगर तक पहुंचने में भी हेल्प करता है। इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस तो अकाउंट रिसीवेबल को कंप्लीटली रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, हमने टोटल अकाउंट रिसीवेबल थे हमारे 15 लाख, तो 5 लाख वाला एक बिजनेस जो है इरिकवरेबल डेट हमने रिकॉग्नाइज करवा दिया। तो अब हमारे उसमें से क्या करना है, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस वाला रिमूव करना है, 5 lakhs वाला। तो फिर हमारे अकाउंट रिसीवेबल होंगे 10 lakhs। ठीक है, अब जो है अलाउंस फॉर रिसीवेबल के केस में ये है कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल हमने तमाम बिजनेसेस के लिए टोटल रख दिया 50,000 के। अलाउंस है कि 50,000 हमें नहीं मिल सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल है हमारे 10 lakhs। ठीक है, हम इधर ही नीचे ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये भी शो होंगे 10 लाख, फिर हम कहेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 10,000। ठीक है, फिर नीचे यानी नेट रिसीवेबल हम शो करवाएंगे 9,90,000। ठीक है, दिस विल बी डीलिंग ऑफ अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अलाउंस फॉर रिसीवेबल की एंट्री क्या होगी, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? ठीक है, तो दूसरी चीज कि जब आपको इरिकवरेबल डेट्स की एंट्री है, तो वो देखें कि रिमूव करने रिसीवेबल्स। अब जो है जब हमें नॉर्मल कैश मिलती है, हम ये एंट्री करते हैं, और अगर इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस, बाज़ औक़ात वो बिजनेस जो है उसने बंदे ने, कंपनी ने दोबारा उस कंपनी ओपन हुई या वो लिक्विडेट होने के बाद दोबारा चल पड़ी, तो उसने हमारा बिजनेस जो है डेट जो था हमारा पे कर दिया, उसने वो 5 लाख पे कर दिया। तो हमने क्या करना है, हमने रिसीवेबल्स तो हमारे एंड हुए हुए हैं, हमने इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस की मदद से कैश रिसीव करनी है कि डेबिट कैश क्रेडिट जो हमने एक्सपेंस किया हुआ था उसको अब एक्सपेंस को खत्म कर दो, क्रेडिट इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस। अंडरस्टूड? ये एंट्री होगी जब इरिकवरेबल डेट रिकवर होंगे तो। ठीक है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स की एंट्री इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट
और रिसीवेबल्स, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, ठीक है, क्रेडिट। यहां तक क्लियर है। अब जो है अलाउंस फॉर रिसीवेबल इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर एस्टिमेशन। ठीक है, ये एस्टिमेट बेस होता है। ठीक है, हमें लगता है या हम प्रीवियस ईयर में रिसीवेबल्स की कंडीशन की बेस पे नए साल के एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा न्यू बिजनेस ईयर है, हमने 10 लाख की किस रिसीवेबल्स हैं। तो हमें पता लगा है यार ये यहाँ से जो है ना 50,000 हमें नहीं मिलना है क्योंकि कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, कुछ लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो हमने अलाउंस क्रिएट करवा दिए। अंडरस्टूड। तो देखो, तो ये अलाउंस 50,000 का, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट 50,000 से, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल 50,000 से क्रेडिट। ठीक है, 50,000 से अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस होने हैं, नेट रिसीवेबल हो जाएगा, और 50,000 एक्सपेंस में चला जाना है। अब नेक्स्ट ईयर में हमें जो रिसीव हुए, वो रिसीव हुए 10 लाख, 9,60,000। हमने कहा सिर्फ 40,000 रिसीवेबल नहीं हुए, रिसीव नहीं हुए, तो हमने नेक्स्ट ईयर का अलाउंस 40,000 कर दिया। नेक्स्ट ईयर का अलाउंस 40,000 कर दिया। तो इसका मतलब ओपनिंग अलाउंस हमारे थे पहले 50,000, एंडिंग अलाउंस हो गए 40,000, तो हमारे अलाउंस 10,000 से रिड्यूस हुए। जब हमारे अलाउंस 10,000 से रिड्यूस होंगे, तो हमने एंट्री क्या करनी है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट। यानी 10K से हमारा एक्सपेंस डिक्रीज हो गया है, 10K से एक्सपेंस डिक्रीज हो गया है, तो ये 10K जो है क्रेडिट साइड पे चार्ज होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी ये प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा क्योंकि हमारा अलाउंस रिड्यूस हुआ है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो हम जो है ना इस साल जो है अपने रिसीवेबल से सिर्फ 40,000 माइनस करेंगे नेट रिसीवेबल्स तक आने के लिए। अब नेक्स्ट ईयर समझो तो हमें रिसीव हुए हैं 9,20,000। ठीक है, 80,000 रिसीव नहीं हुए, अब हमने अलाउंस जो है रिकॉग्नाइज करवा दिया 80,000 का। पहले कितना था, हमारा ओपनिंग अलाउंस था 40,000, एंडिंग अलाउंस था 80,000। ओके, तो ओपनिंग एंडिंग में डिफरेंस कितना आ रहा है 40,000 का। तो ये 40,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, ये इंक्रीज इन अलाउंस है, हमारा अलाउंस इंक्रीज हुआ है पहले से। ठीक है, हमारा अलाउंस इंक्रीज हुआ है 40,000 से। अब ये अलाउंस इंक्रीज हुआ है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये 40,000 जाएगा इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस में, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल 40,000 से डिक्रीज करेगा टोटल रिसीवेबल को, नेट रिसीवेबल को, फिर यानी 40,000 से रिड्यूस होके आएंगे। तो ये जो है 40,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पे जाएगा, हमारा एक्सपेंस रिड्यूस होगा। अंडरस्टूड। अगर ये आप ये चार चीजें मैंने जो बताई हैं ये समझ जाए, इसके अलावा और कुछ भी चीज आपको अकाउंट रिसीवेबल के बारे में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखें हम एक नीचे करते हैं अंडरस्टैंडिंग, एक ये वाली इस 3 में सब कुछ मौजूद है। पूछ रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ट टू जॉन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिगार्डिंग इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस इन द ईयर एंडेड। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इररिकवरेबल डेट्स ऑन बोथ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इररिकवरेबल डेट्स का क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है जी, हम इसको देखते हैं। तो देखो तो क्या कह रहा है, ओपनिंग बैलेंस इज एट 1 जनवरी, हमारा ईयर एंड गया 31 जनवरी 2006, यानी 1 जन टू 31 दिसंबर। इस दौरान जो है 2006 हमें देखना है कि क्या क्या है। 68,000 उसके ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं। ठीक है,
और उसका क्या है, ये उसके 3400 उसका ओपनिंग अलाउंस है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल है 3400। फिर उसने क्या किया, जॉन स्टैम्प मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 3,54,000, ठीक है, क्रेडिट सेल्स हैं 3,54,000 से, एंड collected कैश फ्रॉम हिज रिसीवेबल्स ऑफ $3,40,000, और कैश जो उसने रिसीव की 3,40,000। फिर जो है 31 दिसंबर में हिज रिसीवेबल्स लिस्टिंग एंड एक्नॉलेज दैट ही इज अनलाइकली एवर टू रिसीव डेट्स टोटलिंग ऑफ, अनलाइकली कोई इम्कान नहीं है कि वो 2,000 रिसीव करे, तो वो हमें राइट ऑफ करने हैं 2,000। इरिकवरेबल डेट जो है 2,000 से राइट ऑफ करना है हमने। इन एडिशन एट द डेट ही एस्टिमेटेड दैट अमाउंट्स टोटलिंग 4,000 वर अवर ड्यू एंड दैट एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स वाज रिक्वायर्ड टू कर दोज अमाउंट। तो फिर जो है क्लोजिंग अलाउंस क्या हो गया, 4,000, उसने कहा 4,000 के इम्कान है हमें नहीं मिलेंगे, लास्ट ईयर में 3,400 थे, ठीक है। अभी फर्स्ट एंट्री देखो तो इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट, यहाँ पे दूसरा क्या आना चाहिए, काउंट रिसीवेबल जो है रिड्यूस हो रहे हैं 2,000 से, क्योंकि इरिकवरेबल डेट है हमें कभी भी रिसीव नहीं होंगे, ठीक है। तो 2,000 से हमारे अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस एक तो 2,000 आ गया, हमने हमें उनने क्वेश्चन में पूछा हुआ है इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस बताएं, 2,000 प्लस जो है दूसरी देखें तो अलाउंस, अलाउंस पहले 3,400 थे, अब 4,000 हो गए हैं, ये इंक्रीज इन अलाउंस हुआ है, तो इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होती है, इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट बाय 600, तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स क्रेडिट बाय 600, ठीक है। तो अब देखो इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस मजीद जो हुए एक्सपेंस हुआ है 600 का, तो इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस 600, तो टोटल जो एक्सपेंस हुआ है 2,600 हुआ है इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस के रिलेटेड, तो ये आ गया 2,600। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट बताएं इरिकवरेबल डेट्स का। ओके जी, आपको पता है ये जो है इरिकवरेबल डेट्स जो है रिसीवेबल रिमूव हो रहे हैं 2,000 की अमाउंट से, रिसीवेबल 2,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल जो रिसीवेबल्स होंगे वो 2,000 से डिक्रीज होंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर जो रिसीवेबल होगा वो टोटल रिसीवेबल्स होंगे, टोटल रिसीवेबल्स। अब दूसरी थिंग, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर, ये जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट है इरिकवरेबल डेब्ट एक्सपेंस का, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे जो इम्पैक्ट होगा वो है 2,600 के एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज होगा वहां पे। अब जो है वन मोर थिंग है, वो है अलाउंस फॉर रिसीवेबल, तो वो अलाउंस फॉर रिसीवेबल की कैटेगरी में आता है यहाँ पे, कि टोटल रिसीवेबल से आप जो है 600 लेस करवाएंगे तो आपके नेट रिसीवेबल्स आएंगे, ठीक है। आप ये बात नहीं भी बताते, ये दोनों बताते हैं, तो आपका क्लियर है, अंडरस्टूड। ठीक है, चलें, इसमें सारे कॉन्सेप्ट थे तो मैंने आपको करवाया है ये क्वेश्चन, ये आपने पहले भी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, तो ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।